नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रुथ इंडिया न्यूज़। बिहार और देश तरक्की कर रहा है। एक तरफ देश में दिल्ली की सीमाओं पे किसान जिस तरीके से डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि सरकार जो उनके लिए कदम उठाई है वो कदम उनकी बेहतरी के लिए है और उनकी आय को दोगुना कर दिया जाएगा। जबकि किसानों का ये मानना है कि ये कानून एक काला कानून है। उसी तरीके से बिहार में आए दिन आप देखते होंगे कि छात्र आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर नेता से पूछा जाए, वो नेता नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और लगातार वो कई सालों से मुख्यमंत्री रह रहे हैं। कई बार उन्होंने जो है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आप जब मीडिया में देखेंगे तो आपको लगातार यही नज़र आएगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो देश में हो, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है कि तरक्की आखिर कैसे हो रही है। छात्रों को ये समझ में नहीं आता है कि बिहार से बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बिहार में पटना में ही इतनी कोचिंग है जो तैयारी करवा रही है, पहले कहाँ उतनी तैयारी करवाई जाती थी। ना ही बिहार से बाहर पढ़ने के लिए लोग बाहर जाया करते थे, बिहार से बाहर जाया करते थे, या जिनके पास और ज़्यादा पैसा है वो देश से बाहर जाया करते थे। बिहार अब तरक्की कर रही है। छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आइए उनके बारे में कुछ समझते हैं। बिहार में जो भी परीक्षा होती है, ख़ास करके वो नौकरी लेने वाली अगर परीक्षा हो, तो परीक्षा होने के बाद या तो परीक्षा का रिज़ल्ट आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, या तो छात्र कहते हैं कि परीक्षा में धांधली हो गई। आज जिस परीक्षा की बात हम करने वाले हैं वो बीएसएससी की परीक्षा है, और बीएसएससी का लगातार न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ट्विटर पे भी इन्होंने आंदोलन किया। अब क्या है पूरी बीएसएससी का मामला, इसको हम समझते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, जिसकी शुरुआत 2014 में होती है और 2021 चल रहा है। मतलब जिस छात्र को जॉब करना था और जॉब करके नौकरी करके पैसा कमाना था, 7 साल से वो अभी तक लटके हुए हैं। इस बीच में कोरोना महामारी भी आई और कोरोना महामारी भी आकर के चली गई। कई छात्र ऐसे भी हुए होंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, जिनकी मौत भी हो चुकी होगी। इतना दिन लटके रहना नौकरी के लिए, और छात्र जो इस देश के भविष्य हैं, और वो अगर आंदोलन करने लगें, वो भी नौकरी के लिए आंदोलन, पैसा कमाने के लिए आंदोलन, तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए। और छात्रों की भी ये गलती है कि अभी विधानसभा का कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, उससे कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ। ये छात्र जब वोट देने का समय आता है तो ये छात्र जातियों में बँट जाते हैं, और जातियों में बँट करके इस तरीके से गुमराह होते हैं कि वोट में अपने विधायक से, अपने एमपी से कुछ पूछते नहीं हैं कि आपने 2014 में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? या आप अगर उस दूसरे विपक्ष के भी नेता हैं तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? जब छात्र आंदोलन करने लगते हैं और आंदोलन करके आंदोलन की जगह पे अपना पैर जमा लेते हैं, तो वहाँ पे डंडा चलाने के लिए अधिकारी को भेजा जाता है जिनका सरकार रहता है, और अपनी खोई हुई शक्ति को पाने के लिए विपक्ष के नेता वहाँ पे पहुँचते हैं। अब इस बात को आप समझिए, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, जब जिन्हें मौके की तलाश रहती है और वो मौका मिलता है, उस समय उस बात को उजागर करने के लिए वो वहाँ पे छात्रों का सहारा ज़रूर लेते हैं, इलेक्शन में वोट भी लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया था कि 10 लाख रोज़गार बिहारियों को हर साल मिलेगा, छात्रों के हितों को वो समझ चुके थे इलेक्शन से पहले।
उनका देखा देखी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाले लोगों ने ये बोला कि 19 लाख रोज़गार हम हर साल युवाओं को प्रदान करेंगे। अब इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, सरकारें भी बन गई, लेकिन रोज़गार का मुद्दा अब कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, सरकार को पता है कि 5 साल तो हमारी सरकार चलेगी, और विपक्ष को भी ये बात पता है कि अभी इस मुद्दा को उठा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस मुद्दा को जिस तरीके से छात्र उठा रहे हैं बस ऐसे ही उठाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें। और जब इलेक्शन आएगा तो यही छात्र जो है जातिवाद में बढ़ जाएंगे, यही छात्र जो है तरह तरह से बढ़ते चले जाएंगे, और जिन्हें जो कोई काम के नेता नहीं है वो नेता बन करके, विधायक बन करके, एमपी बन करके उन्हीं के क्षेत्र में घूमते नज़र आएंगे। तो ये खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। सबसे जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन्हीं 2 चीज़ में बिहार हो या देश हो, जिनके पास भी जो संसाधन है वो उसी संसाधन के तहत लूट रहे हैं। शिक्षक पढ़ाने के नाम पे लूटते हैं, डॉक्टर इलाज करने के नाम पे लूटते हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि कोई इन्हें देखने वाला नहीं है। और जिनके ऊपर समाज का भार दिया गया था कि जो लोगों तक और सरकार का आँख खुलाने का काम करेंगी, वह इस सरकार की गुणवत्ता दिखाने में लगे हुए हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो बीएसएससी का पूरा मामला हम आपको बताते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 13,120 पदों पे बहाली होना था। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के थ्रू 13,120 पदों पर बहाली होना था। ये बिहार के 42 विभिन्न पदों पे बहाली था, मतलब 42 विभिन्न डिपार्टमेंट में बहाली होना था, जिसके लिए छात्रों ने आवेदन किया। 2014 में इसकी शुरुआत होती है। बीएसएससी आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल अभी जो नया बखेड़ा किए हैं, इस बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में 2016 में पीटी की परीक्षा रद्द होती है, फिर इसकी दोबारा पीटी की परीक्षा ली जाती है। उसके बाद 2020 में मेंस की परीक्षा होती है, टाइपिंग वगैरह हो जाता है। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है, और 2021 के अगस्त तक बिहार एसएससी का ये कहना होता है कि इसमें हम जो है इस वैकेंसी को भर देंगे। 13,120 छात्र जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने की बात होती है। अब सारा परीक्षा ख़त्म होने के बाद 1218 अभ्यर्थी नए उसमें बीएसएससी आयोग जो है जोड़ते हैं अभी, जब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का टाइम आया है तब। और उनका जो एक्सक्यूज़ रहता है, जो कहना रहता है कि इन 1218 अभ्यर्थियों को जो जोड़ा गया है, ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1218 विद्यार्थी छूट गए थे। इसका रिज़ल्ट आयोग ने जारी किया है। आधिकारिक रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग 1218 उम्मीदवार जिनका रिज़ल्ट जारी हुआ, अब ये मेंस एग्ज़ाम जो कि हो चुका है, बच्चे ने पीटी भी दे दिया, मेंस भी दे दिया, टाइपिंग वगैरह, मतलब जो भी रिलेटेड इससे एग्ज़ाम है, प्रक्रिया है, वो सारा प्रक्रिया हो चुका है। लेकिन 1218 नए स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिया जाता है और इनका मेंस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो सारा एग्ज़ाम होगा, जैसे फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट हो गया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। और इसके बाद 1218 स्टूडेंट का ये सारा कुछ करने के बाद नवंबर तक सारे बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। जो बच्चे अभी पास करके बैठे हुए हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद, और ये 1218 नए स्टूडेंट, इनकी भी जो है सारा प्रोसेस करने के बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। छात्रों का ये कहना है कि एक प्रक्रिया जब 1218 विद्यार्थी, एक तो सबसे पहली बात कि छात्रों का ये सोचना है और ये कहना है कि जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो जो पीटी में क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं
आयोग तो उसके बारे में सोचती है कि इनका एग्ज़ाम लेना है, उससे पहले वाले स्टूडेंट के बारे में वो कहाँ सोचती है। ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है और आपने भी नहीं देखा होगा। ये हंसने वाली बात है कि एग्ज़ाम हो गया, फिर दूसरा एग्ज़ाम हो गया, फिर तीसरा एग्ज़ाम हो गया, सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब अगर डॉक्यूमेंट कोई भी एडमिशन से रिलेटेड हो या ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, कोई भी पोस्ट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है। ये ज्वाइनिंग के टाइम में होता है और उस टाइम में भी लोग छांटते हैं इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, फॉर्म भरने के टाइम से उसको मिलाया जाता है। अब जो है जब नए स्टूडेंट के का जब जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके जब उनकी ज्वाइनिंग लेनी है तो इस तरह की नया बात का सामने आना और आयोग के द्वारा ये कहना कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये विद्यार्थी छूट गए थे और इनका अब जो है फिर से मेंस लिया जाएगा और इसके बाद जो है टाइपिंग वगैरह जो भी उससे रिलेटेड एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। ये बात कहीं छात्रों को हज़म नहीं हो रही है और छात्रों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इन्हें बरगलाया जा रहा है। जिस तरीके से 7 साल पार कर दिया गया, हो सकता है इसमें से कोई बड़े अधिकारी, हो सकता है सचिव लेवल के अधिकारी कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट उनका हो जाए और फिर नए सिरे से जो अधिकारी आएंगे वो इसको समझने में ही साल 2 साल लगा देंगे और फिर से एक नया प्रोसेस हो या फिर से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। चूँकि 2016 में भी इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था और बताया गया था कि धांधली इसमें हो चुकी है। फिर से री एग्ज़ाम 2018 में हुआ और फिर से जो है 2020 में मेंस का एग्ज़ाम लोगों ने दिया, टाइपिंग का एग्ज़ाम उसके बाद दिया और अब रिज़ल्ट की बारी थी। तो छात्र इसी बात से डर रहे हैं कि उनका एज जो है वो एज तो बढ़ता जा रहा है, एक नौकरी के एग्ज़ाम के लिए वो कब से बैठे हुए हैं, उसकी वजह से वो कुछ और काम कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कोरोना महामारी में जिस तरीके से पैसों की दिक्कत छात्रों को हो रही है, वो पैसे की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है और बस एक आस उनको लगा हुआ है कि अब ज्वाइनिंग होगा, अब ये प्रोसेस होगा। एग्ज़ाम अगर इतने दिनों के बाद अगर इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ज्वाइनिंग करने में अगर इतना देर होगा तो ये देश कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं। बीएसएससी का जो कहना है, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में आयोग का जो पक्ष है वो तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1218 विद्यार्थी छूट गए थे। इनका रिज़ल्ट आयोग ने जारी किया। आधिकारिक रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग 1218 उम्मीदवार जिनका रिज़ल्ट जारी हुआ, अब ये मेंस एग्ज़ाम जो हो चुका है, इन 1218 स्टूडेंट को मेंस एग्ज़ाम में बैठने योग्य माना। मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 1218 स्टूडेंट को सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। बीएसएससी आयोग के वेबसाइट पे जा कर के वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो 1218 स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट जो है उसमें रोल नंबर वगैरह से मिला करके वो देख सकते हैं, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीएसएससी आयोग द्वारा ये जानकारी दी गई है। इन 1218 विद्यार्थी के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन 1218 कैंडिडेट का रिज़ल्ट पहले नहीं जारी किया गया। आयोग द्वारा आवश्यक सुधार के बाद और उम्मीदवार की अधिकतम आयु की सही गणना के बाद रिज़ल्ट 1218 कैंडिडेट का घोषित किया गया है। अब इन 1218 कैंडिडेट का मेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और अन्य एग्ज़ाम के चरणों से गुजरने के बाद नवंबर 2021 तक रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। अन्य कैंडिडेट के लिए बीएसएससी मेंस एग्ज़ाम 25 दिसंबर 2020 में ही हो चुका है और इसके लिए आवेदन कैंडिडेट से 15 जुलाई 2020 तक ही मांगा गया था। अब छात्रों का ये भी सोचना है कि ये 1218 स्टूडेंट जो हैं, जो नए आए और जो आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा है, आयोग के ओम प्रकाश पाल जो सचिव हैं उनके द्वारा जो ये बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण और उम्मीदवार की अधिकतम आयु की सही जनगणना के बाद रिज़ल्ट जो 1218 स्टूडेंट का आया है, ये 1218 स्टूडेंट हो सकता है कि सेटिंग के थ्रू सरकार पिछले दरवाजे से घुसाना चाह रही हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मार्क्स जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं उनका मार्क्स भी नहीं बताया जाता है। अब सोच लीजिए कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ है और देश में युवाओं को रोज़गार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है
और रोज़गार देने में। और जब रोज़गार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है युवाओं को कि जहां प्राइवेट कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं, वहां पे सरकार अगर साथ छोड़ दे, सरकार अगर तरह तरह का बहाना बनाने लगे और एक ऐसी बात सुनने को मिले जो अभी तक कभी सुनने को मिला ही नहीं हो कि सारा पीटी मेंस सारा एग्ज़ाम होने के बावजूद टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट हो गया, ये सारा टेस्ट के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये 1218 विद्यार्थी कहाँ से आते हैं? ना मार्क्स बता रही है सरकार, ना उन्हें कॉपी की प्रूफ दी जाती है कि इन्होंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया था। और ये कुछ तो प्रूफ मिले कि ये 1218 स्टूडेंट सही में छूटे थे, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम को कोई भी एग्ज़ामिनर नहीं जांचता है, वो उससे ऊपर चलता है। आपने यूपीएससी भी देखा होगा, बीपीएससी भी देखा होगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक सरकार कर रही है। बीपीएससी में भी पीटी होती है, पीटी के बाद जो है लड़के मेंस में बैठते हैं। अब मेंस का एग्ज़ाम बीपीएससी में हो जाए, उसके बाद सरकार कहे कि पीटी में इतने लड़के इस वजह से छूट गए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम था। ये मानने वाली बात कहीं से कोई हज़म नहीं होती है। और सरकार अगर इस तरीके से कर रही है तो फिर उसका कोई ठोस प्रूफ दे, नहीं तो जिस तरीके से धांधली की भी खबर बिहार में आती है और आए दिन आती है, वो या तो मेडिकल का एग्ज़ाम हो देश भर में, या तो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो देश भर में, जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में सॉल्वर गैंग हो, या फिर जो है जेई के एग्ज़ाम में सॉल्वर गैंग हो, या फिर जो है हैक करके सिस्टम को हैक करके सॉल्व करने की बात हो। ये सारी बात आपने न्यूज़ पे सुनी होगी और किस तरीके से छापेमारी भी चल रही है। तो ये एक नौकरी, और कोई भी लड़का इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नौकरी लेना आपका मेन मकसद होता है, क्योंकि जीने के लिए पैसा चाहिए। और इसीलिए हम पढ़ते हैं हम दुनिया को समझने के लिए और पैसा कमाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और नौकरी लेने के टाइम में अगर इतना पापड़ बेलना पड़ेगा तो सरकार, छात्र आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आंदोलन भी करने का अधिकार आज के डेट में लोगों से छीनता चला जा रहा है। किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना मतलब देश के खिलाफ आंदोलन करना, मीडिया ऐसा बताती है, हम नहीं बता रहे हैं। किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना मतलब उस सरकार, देशद्रोही का आपके ऊपर केस चलेगा। अब ये स्टूडेंट जो हैं इसमें सारे तो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे। अब आयोग इनको जाकर के वहाँ पे धमकाने की कोशिश करती है और अधिकारी को भेजती है कि ये जगह आंदोलन करने का नहीं है। गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं छात्र, और आयोग के अधिकारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया। तो आंदोलन के लिए भी परमिशन लेना पड़े तो फिर आंदोलन कैसा? आंदोलन अगर शांति ढंग से हो तो ये हक तो हिंदुस्तान के निवासी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। उस आंदोलन में हमें कोई हिंसा का रास्ता हमें नहीं अपनाना है। अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम आंदोलन कर सकते हैं, और आंदोलन करके हम एक विपक्ष को मुद्दा भी देते हैं। अगर विपक्ष के कानों में अगर ये मुद्दा नहीं आया है तो इसी बहाने विपक्ष का साथ भी मिलता है, और विपक्ष जिस काम को सरकार नहीं कर रही है उस काम को अगर विपक्ष करवाती है तो लोकतंत्र की मजबूती को ये दर्शाता है। लेकिन कोई भी मीडिया आपको ये न्यूज़ नहीं दिखाएगा। कोई भी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, सोशल मीडिया का काम ही है समाज में जो दबे कुचले की आवाज़ है उनको उठाना, और सोशल मीडिया इसी तरह की आवाज़ उठाता है, इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह की आवाज़ को देखते होंगे। तो ये हमने पूरी रिपोर्ट आपको बताई कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के क्या पूरा मामला था और छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, और छात्र किस तरीके से डरे हुए हैं। उनको एक तो अपना एज लैप्स करने का डर है कि उनका एज कहीं ख़त्म ना हो जाए, दूसरे उन्हें ये नौकरी मिलते मिलते भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं एग्ज़ाम फिर से कैंसिल ना हो जाए या फिर से डिले ना हो जाए। और जैसा उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से ये डिले पे डिले होता जा रहा है, डिले पे डिले होता जा रहा है, और सरकार जिस तरीके से पॉइंट नोट कराती जा रही है डिले करने का, खाली उनके दिमाग में जो ये बैठा हुआ है, क्योंकि इस एग्ज़ाम जिस तरीके से डिले हो रहा है वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आयोग को इसमें आकर के स्पष्टीकरण सामने देना चाहिए और लिखित में देना चाहिए,
और अगर आयोग कार्रवाई नहीं कर रही है तो सरकार को इस जो युवाओं का मामला है उसको आकर के समझाना चाहिए युवाओं को, और आयोग पे भी नकेल कसना चाहिए। और नकेल कसने का ये मतलब नहीं है कि फिर आप एग्ज़ाम को डिले कर दीजिए, फिर आप जो है उसमें कार्रवाई की बात करके कुछ लोगों को हटा दीजिए, इधर से हटा करके दूसरे जगह पे कर रख दीजिए उन्हें, फिर दूसरे लोगों को इस पोस्ट पे लेकर के चले आइए और फिर डिले हो जाए। नहीं तो फिर इसमें कोर्ट को दखल अंदाजी करके छात्रों को न्याय ज़रूर दिलवाना चाहिए। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की रिपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह का मुद्दा लेकर के आते हैं।